semester. Fourth semester. Okay, sir. Chalo, we'll start with prayer. Keep your back straight, eyes closed. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. 3 Omkar chanting. Breathe in. Out. Breathe in. Out. Breathe in. Out. Om Sahana Sahana Bhunatu Sahaviryam Bhavai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvisha. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. Cup your eyes. Remove your hands and gently open your mouth. Okay. So क्या टॉपिक है आज? प्रसन्न सर, सुवर्णा जी, क्या टॉपिक है आज आपका? मैम ये तो फर्स्ट लेक्चर है। हाँ, फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन क्या टॉपिक सीखने के लिए बोला है? कुछ बताया है आपको क्या टॉपिक होने वाला है आज? नहीं, ऐसा कुछ शायद तो नहीं है, कुछ बताया नहीं है। ठीक है, तो ये योगा थेरेपी का टॉपिक है। नाम सुना है योगा थेरेपी? योगा, हाँ वो हाँ पता है। योग थेरेपी सुना है ना? तो योग थेरेपी कहाँ पे अप्लाई करते हो? कभी अप्लाई किया है क्या? सेल्फ खुद के। हाँ, जब भी हम योगा सिखाते हैं तो योगा थेरेपी अप्लाई करते हैं ना। हम लोग डॉक्टर की तरह दवाई तो देते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है, कोई स्टूडेंट आया है, क्या प्रॉब्लम है मैडम, वो बताएगी, मुझे थायराइड है, मुझे बीपी है, मुझे ना हर्निया है, या मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। फिर आप क्या करना चालू करते हो कि ठीक है, आप ये बताते हो कि मैडम ये चीज आपको नहीं करना है और ये करके आपको फायदा मिलेगा। चलो, तो प्रशांत जी, ऐसा कोई भी स्टूडेंट आपको ध्यान है क्या जिसको आपने ऐसा कुछ सिखाया हो या किया हो? ठीक हुआ नहीं हुआ वो मुझे नहीं जानना है, पर आपने कभी अपने स्टूडेंट को ऐसा कुछ बताया है, सिखाया है? जी जी, है ना? सुवर्णा जी, नीलेश जी, ठीक है। तो यही है ना, यही योगा थेरेपी है। बहुत इजी सब्जेक्ट है ये, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम जो ये पूरा सीख रहे हैं योगा का थियरी प्रैक्टिकल जो सब के वो सब इसके लिए कर रहे हैं ना कि मेरे पास जो स्टूडेंट है उसको अच्छा सिखा सके, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए वो बता सके। तो उसके लिए हमें क्या जानना होगा? पहले तो हमारा एनाटॉमी अच्छा होना चाहिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में कौन सा अंग कहाँ पे है ना? जी। किसी ने बोला कि मैडम मुझे है ना, मुझे हाई बीपी है या मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, या कोई उसने ऐसे बता दिया, मुझे डायबिटीज है, ऐसा बता दिया मुझे डायबिटीज है। अब डायबिटीज के लिए, चलो डायबिटीज तो बहुत कॉमन है, लेकिन अगर उसने है ना कोई ऐसा डिजीज का नाम बता दिया या ऐसा कुछ नाम बता दिया, लीवर, पैनक्रियास, किडनी, हमें पता नहीं होता किडनी का लोकेशन कहाँ है ना? अगर हमें पता ही नहीं किडनी है कहाँ पे, नाभि के ऊपर है कि नाभि के नीचे है, किडनी किधर, हार्ट के पास है कि किधर है। अभी आप लोग ने थोड़ा एनाटॉमी पता है इसलिए आपको पता है किडनी कहाँ पे है, उसका फंक्शन क्या है, दिखता कैसा है। लेकिन जो कोई एकदम नया रहेगा तो उसको लगेगा हाँ शरीर में है किडनी, मालूम है, सुना है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है मालूम नहीं है।
तो अगर मालूम ही नहीं रहेगा कहाँ रहेगा, तो आप उसको कौन सा आसन सिखाने वाले हो कि वो शरीर के उस अंग पे असर आए, है ना। तो इसीलिए अगर आपको ये योगा थेरेपिस्ट बनना है ना, स्टूडेंट को ट्रीट करना है, तो सबसे पहले आपका एनाटॉमी अच्छा होना चाहिए। एनाटॉमी में अच्छा होना मतलब एनाटॉमी कोई बड़ी चीज नहीं है, आपके शरीर में ही सिर्फ इतना जानो कौन सा अंग कहाँ है, घुटना कहाँ पे, अंगूठा कहाँ पे है, थाइस कहाँ पे है, स्टमक कहाँ पे है, चेस्ट कहाँ पे है, ये बाहर का जान लिया। अंदर का जान लो, थ्रोट कहाँ पे है, यूसोफेगस कहाँ पे, विंड पाइप कहाँ पे, फूड पाइप कहाँ पे, स्टमक कहाँ पे, लीवर कहाँ है, पैनक्रियाज कहाँ है, इंटेस्टाइन कहाँ है, ये अंदर का चीज जान लिया। ओके, अब उसका फंक्शन जानना मतलब क्या, कि अभी उसको ये समझना। हाँ प्रशांत सर, थोड़ा माइक आपका बंद कर दीजिए। हाँ, फंक्शन समझना मतलब क्या, कि कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है। हाथ क्या काम करता है, पकड़ने का काम करता है। पैर क्या काम करता है, चलने का काम करता है। मुंह क्या करता है, बोलने और खाने का काम करता है। टंग क्या करता है, टेस्ट का काम करता है। आँख क्या करती है, देखती है। ये बाहर का हो गया। लेकिन अंदर क्या बोलेंगे, तो अंदर जो जो ऑर्गन है वो क्या काम करते हैं। स्टमक के अंदर लीवर क्या काम करता है, पेनक्रियाज क्या काम करता है, किडनी क्या काम करती है, इंटेस्टाइन क्या काम करता है ना। और हमारे जो बोन है वो क्या काम करते हैं, हमारे मसल का काम क्या है। सिंपल ऐसे शब्दों में समझो उसको, हर एक का काम क्या है। जैसे आप बोलने वाले हो कि मैं ना ये डिपार्टमेंट का हेड बनना है मुझे, लेकिन हेड बनने के लिए आपको यही नहीं मालूम कि ये जो बंदा है 10 कर्मचारी है, ये 10 कर्मचारी क्या काम करते और कहाँ बैठते हैं, यही आपको नहीं मालूम रहेगा, आप बॉस कैसे बन सकते हो। बन सकते हो क्या, कभी नहीं, क्योंकि आपको यही नहीं पता कौन सा कर्मचारी का काम क्या है। तो अगर आपको ये शरीर का बॉस बनना है, योगा थेरेपिस्ट का बॉस बनना है, तो क्या करना होगा आपको, सिर्फ ये जानो कौन कहाँ पे है और किसका क्या काम है। ठीक है, ये दो ही चीज जानना है, स्ट्रक्चर फंक्शन। ओके, ये दो चीज जान लिया। अब आपको पता करना है कि किसमें क्या क्या कमियां है। एक कंपनी है, उसमें 10 कर्मचारी है या 50 कर्मचारी है, जो भी आप मान लो, 10 है, 10 कहाँ पे है, उनका काम क्या है, ये जान लिया। लेकिन अगर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले पता चलना चाहिए, अच्छा ये वाला ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए इधर प्रॉब्लम आ रही है ना। जो कोऑर्डिनेटर है, अभी ये कॉलेज है अपना, कॉलेज में स्टूडेंट कोई और टाइम पे लॉगिन कर रहे, टीचर कोई और टाइम पे लॉगिन कर रहे, तो आपको समझ में आएगा ना प्रॉब्लम कहाँ पे है। कोऑर्डिनेटर बराबर नहीं होगा, जिसने कोऑर्डिनेट ठीक से नहीं किया, मतलब उसका काम उसने ठीक से नहीं किया, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि अच्छा इस बॉडी में अगर ये चीज ठीक से काम नहीं कर रही है, इसका मतलब इधर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ना। प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब वो प्रॉब्लम का एक नाम है, नाम क्या इंग्लिश में नाम है, इसलिए हमें डिफिकल्ट लगता है वो। लेकिन अगर वो चीज को समझ के लोगे ना, चलो नाम नहीं भी पता पर चीज तो समझ के लो कि इसका, है ना, ये प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है, क्योंकि नाम बहुत इंग्लिश में बहुत बड़े बड़े हैं तो कभी याद नहीं होंगे। लेकिन आपको ये पता चलना है कि ऐसी प्रॉब्लम भी होती है। और प्रॉब्लम कैसी होती है, दो ही होती है, दो या तीन प्रॉब्लमें होती है। या तो वो जो शरीर का वो अंग है, या तो वो कम काम करेगा, या तो ज्यादा काम करेगा, या तो नहीं काम करेगा। तीन ही चीज हो सकती है ना। कोई कर्मचारी है, या तो कम करेगा, ओवर करेगा, या तो नहीं करेगा। ये तीनों ही कंडीशन में मतलब सही नहीं है, सब बैलेंस होना चाहिए। तब उसके लिए क्या करोगे आप, अगर आपने जान लिया कि वो कौन है, उसके बारे में मालूम है आपको, तो बराबर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो कि उसको ठीक कैसे करना है। तो यही चीजें क्या है, योगा थेरेपी है। क्लियर है क्या सुवर्णा जी, नीलेश जी, प्रशांत जी। सुवर्णा जी क्या हो गया आपको, आ जाइए, आप भी ट्रेवल कर रहे हो क्या, माइक बंद है आपका। हेलो। हाँ
मैं अभी घर पे आ गई हूँ, बाहर अच्छा। थी इतनी देर। हाँ, ठीक है, इसीलिए समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, यस मैडम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक हाँ, है, मजा आएगा ये करते हुए। चलो अब हम लोग थोड़ा टॉपिक पे जाते हैं, ओके। पीपीटी पे जाते हैं। आपका माइक अभी बंद कर सकते हैं। थेरेपेटिक योगा, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? थेरेपेटिक योगा। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑल द सिस्टम इन द बॉडी वर्क इन अ हार्मोनी एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे शरीर में जो सारे शरीर के अंग हैं, वो सब कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए अच्छी तरह से बैलेंस रहते हुए काम करते हैं। लेकिन अगर यही कोऑर्डिनेशन, हार्मनी इम्बैलेंस हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। डिस्टर्बेंस इन वन सिस्टम लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन अदर सिस्टम। आप बताओ, आपके कंपनी में कोई एक बंदा ठीक से काम नहीं करेगा तो उसका असर सभी पे पड़ता है ना? शरीर के एक अंग ने ठीक से काम नहीं किया तो उसका असर सभी पे पड़ेगा। बीपी हाई होना हार्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी वजह से सारे शरीर के अंग अलग अलग बिहेव करने लगेंगे, है ना? डायबिटीज जो है पैनक्रियाज की, है ना, कम या ज्यादा होने से हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, दूसरे अंग पे असर बहुत होता है। तो अगर ये जो ना हार्मनी है, ये जो पीस है, ये जो कोऑर्डिनेशन है, गड़बड़ हो गई तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा और उसकी वजह से रोग आ जाएंगे। सो अ होलिस्टिक अप्रोच व्हाइल ट्रीटिंग अ पेशेंट इज रिक्वायर्ड। तो जब आप किसी को ट्रीट कर रहे हो, पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, तो एक होलिस्टिक अप्रोच रखो ना, हेल्दी अप्रोच रखो एक। दिस इज अचीव्ड बाय इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा। और ये जो होलिस्टिक अप्रोच है, ये आप है ना सबका मिक्सचर कर सकते हो कि जहाँ एलोपैथी चाहिए वहां एलोपैथी दिया, होम्योपैथी चाहिए होम्योपैथी दिया, आयुर्वेदा दिया, योगा दिया। जितने साइकोसोमैटिक डिजीज है उसको योगा से दूर कर सकते हो। योगा नहीं हुआ तो आयुर्वेदा से करो, आयुर्वेदा नहीं हुआ तो होम्योपैथी, नहीं हुआ तो एलोपैथी, या रिवर्स में है। लेकिन सब लोग क्या करते हैं, पहले एलोपैथी ट्राई करते हैं, होम्योपैथी ट्राई करते हैं, फिर आयुर्वेदा ट्राई करते हैं, फिर योगा में, है ना? और आपको सभी ट्राई करके वो डिजीज को ठीक करना चाहिए। ये इतने सारे मेथड है आपके डिजीज को ठीक करने के लिए। और जो डिजीज, जो ट्रीटमेंट हम लोग योगा प्रैक्टिसेस से करते हैं उसको ही योगा थेरेपी कहा जाता है। ना योगा थेरेपी का डेफिनेशन क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ योगा थेरेपिस्ट defines yoga therapy as the process of empowering individuals to progress towards improved health and well-being through the application of the philosophy and practice of yoga. किसी के हेल्थ को इम्प्रूव करना, है ना, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी, हमारे जो दर्शन है, फिलोसफी है उससे, और हमारे जो प्रैक्टिसेस है योगा के, अष्टांग योगा से, उन दोनों से डिजीज को, रोग को दूर करना, वही योगा थेरेपी है। So yoga therapy consists of the application of yogic principles, methods and techniques to specific human elements. तो जो योगा थेरेपी है उसमें क्या है, हम अलग अलग योगिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं कि पेट खाली रहेगा तभी करना है ना, मल शुद्धि मुख शुद्धि करके करना है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, बेनिफिट्स है, प्रिकॉशंस है, बहुत सारे उसके प्रिंसिपल्स होते हैं और बहुत सारे उसके मेथड्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक होती है, हर एक के लिए अलग अलग है। इन सबको ध्यान में रखना। इट इज in its ideal application, yoga therapy is preventive in nature, as is yoga itself, but it also restorative in many instances, palliative in others and curative in many others. अभी जो योगा थेरेपी है ये प्रिवेंटिव नेचर में है, मतलब कि किसी को रोग हो गया तब योगा करेंगे तो इतना फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप योगा करते रहोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, डिजीज नहीं होगी। तो प्रिवेंटिव है, मतलब रोग को दूर करना है, बीमारी के आने के पहले करना है, प्रिवेंट करना है बीमारी को।
ना। लेकिन कहीं कहीं ये आपकी बीमारी से रिकवर करने में भी आपको फायदा करता है ना। पैलिएटिव भी है कि आपको समत्व भाव में लाता है, आपको बीमारी को धीरे धीरे ठीक करेगा और क्योर भी कर देता है ना। लेकिन ज्यादातर ये करना चाहिए तो बीमारी नहीं आएगी, ऐसा अप्रोच है इसका। लेकिन कहीं कहीं ये बीमारी के बाद भी आपको ठीक करता है। अब योगा थेरेपी का एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है योगा थेरेपी का? रिकॉग्नाइज द रूट कॉज ऑफ द डिजीज एंड ट्रीट, कि हमारी जो रोग है, हमारा जो डिजीज है, रोग है, उसकी जड़ क्या है उसको समझना। रोग आया कहाँ से, उस रोग के जड़ तक जाना, उसको रोग के जड़ को समझना, रूट को समझना, मूल को समझना, आया क्यों है ये, और फिर उसका इलाज करना, है ना। एलोपैथ में क्या होता है कि जो चीज आई है, रोग आया है, उस रोग को दबा देते हैं, फिर जैसे ही दवाई बंद किया फिर से वो रोग आ जाता है। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ को आपने देखा, अरे ये पेड़ यहाँ पे जमा बढ़ रहा है, आपके घर के दरवाजे पे पेड़ खड़ा हो रहा है, उग रहा है, और आपको वहां पे उसकी जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको अपने उसकी टहनी को काट दिया, उसकी डाली को काट दिया। लेकिन थोड़े दिन के बाद देखा, अरे फिर से ये आ गया, फिर से काट दिया। लेकिन अगर आपने उसको जड़ से निकाल दिया तो नहीं आएगा वो, है ना। एलोपैथ में क्या करते हैं, वो ऊपर ऊपर से इलाज करते हैं, अंदर से नहीं। लेकिन योगा थेरेपी में क्या करते हैं, पहले तो उसकी जड़ को ढूंढते हैं और जड़ का इलाज करते हैं। डिक्रीज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड रिलैक्स द होल बॉडी विद प्रॉपर डाइट, रेस्ट एंड योगा। और हमारा जो शरीर है उसमें जो बदलाव आते हैं, रेजिस्टेंस होता है, उसको कम करना, कि डिजीज को ठीक करने के लिए ना बॉडी को जो जो चीजें चाहिए, जैसे सबसे पहले तो बॉडी को रिलैक्स होना चाहिए। अगर आपको रोग को दूर करना है तो पहले बॉडी को रिलैक्स करो, प्रॉपर आहार लो, डाइट लो, रेस्ट करो, योगा करो। इससे क्या होता है, बॉडी अपने आप तैयार हो जाता है ठीक होने के लिए। लेकिन अगर आप उस बीमारी में भी तनाव में हो, है ना, आपका जो रूटीन है किए जा रहे हो, ठीक से डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, अभी जैसे अगर हम लोग देखेंगे ये मूल व्याधि, पाइल्स, अभी पाइल्स क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन से होता है, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, पाइल्स हुआ ना तो जाके ऑपरेशन करवाते हैं। ऑपरेशन करवाया, 2 साल के बाद फिर से पाइल्स हो गया, फिर ऑपरेशन करवाया, ठीक ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाइल्स का जो कारण है कॉन्स्टिपेशन, उसको दूर ही नहीं करते, अपने डाइट में बदलाव नहीं करते, लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं करते, योगा नहीं करते, रेस्ट नहीं करते, पानी नहीं पीते, है ना, अच्छा फाइबर फूड नहीं खाते, इसकी वजह से हमेशा तनाव में रहते हैं, तो उसकी वजह से, है ना। तो यहाँ पे अगर वो आप ये बदलाव करोगे तो अपने आप ही रोग दूर हो जाएंगे आपके काफी हद तक। Correct and develop right positive attitude includes notional correction, thinking pattern, perception। और साथ में उनके मन पे भी काम करना है, कि सबसे पहले तो उनको ये बिलीव करना है कि मेरा ये रोग दूर हो जाएगा, है ना। उनके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना कि मैं ये रोग दूर कर सकती हूँ, मैं फिर से ठीक हो सकती हूँ, और सही दिशा में उनको लेके जाना, है ना, उनके सोच में बदलाव लाना। हमेशा नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलना। नाउ डेवलप बैलेंस्ड साइकोफिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, और आपके जो मन और शरीर, है ना, दोनों का जो काम करता है ना, उन दोनों में बैलेंस लाना, ओके। उनके कार्य में, काम में बैलेंस लाना, कि जो मन सोच रहा है वैसे ही शरीर काम कर रहा है। जो भी करो अच्छे मन से करो। Now develop lifestyle for prevention and further damage and maintain and promotion of health. अब अगर आपको बीमारी को दूर करना है, प्रिवेंट करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रोग मुझे ना हो, रोग होने से, रोग हो गया, जैसे आपको घुटने का दर्द हो गया, अब घुटने के दर्द से आपके लिगामेंट टियर हो गया या कुछ और हो गया, घिस गया, घुटना घिस गया, अब करोगे तो घुटना थोड़ी नया आएगा, मेंटेन पूरी रिपेयर होके आ जाएगा वो, लेकिन आगे वो डैमेज नहीं हो वो ध्यान में रखेगा ना। तो योगा थेरेपी क्या करता है कि अपने लाइफस्टाइल में लाओ उसको, अपने रोजमर्रा के जीवन में रोज करो योगा, तो उससे क्या होगा कि आपके नए सेल्स बनाएगा,
आपको डैमेज होने से रोकेगा और आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। एसेंस ऑफ योगा मेंटेन्ड अलोंग विथ हेल्थ, है ना। तो आपकी अच्छी हेल्थ को बनाए रखने के लिए योगा बहुत जरूरी है। तो हमारा योगा थेरेपी का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? हमारे हेल्थ को अच्छा बनाए रखना। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योगा थेरेपी। योगा थेरेपी जब आप करने जाओगे तो उसके कौन कौन से ना कैरेक्टरिस्टिक है। पहला तो होलिस्टिक थेरेपी है। होलिस्टिक थेरेपी में क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन कोशस थियरी, नॉट द डिजीज। अभी पंचकोश थियरी आपने पढ़ा है? हाँ प्रशांत जी पूछिए ना। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? कैरेक्टरिस्टिक मतलब चरित्र होता है। योगा थेरेपी का चरित्र क्या है, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीजों से हम लोग उनको क्योर करते हैं। पहला है होलिस्टिक थेरेपी है। हाँ उसको सिद्धांत भी कहा था, अच्छा लगेगा। सिद्धांत बोल दो। होलिस्टिक थेरेपी पहला क्या? ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन कोशास। कि आप पंचकोश थियरी आपको मालूम है, पंचकोश के हिसाब से आप उनको ट्रीट करोगे, ना कि उनके डिजीज के ऊपर। जैसे उन्होंने बोला कि मैडम मुझे ना थायराइड प्रॉब्लम है। अब थायराइड प्रॉब्लम के लिए वो बहुत सारे आपको परेशानियां बताएंगे कि इसकी वजह से मुझे थायराइड प्रॉब्लम हुआ रहेगा। तो आपने क्या बोला? कोई बात नहीं, ठीक है थायराइड हो ना, चलो हम लोग योगा करते हैं। आप क्या करोगे? अन्नमय कोश पे उनको ये डिजीज हुई है, तो आप उनको क्या करोगे? आसन करवाओगे, प्राणायाम करवाओगे, है ना, मेडिटेशन करवाओगे, तो उनका अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोश दूर अच्छा होगा, बैलेंस होगा। तो उनका विज्ञानमय कोश बैलेंस होगा, उससे उनका आनंदमय कोश बैलेंस होगा। उनको अच्छा लगने लगेगा, स्ट्रेस दूर हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी और उनको अच्छा लगने लगेगा और धीरे धीरे थायराइड बैलेंस हो जाएगा। तो अपने पंचकोशा के साथ उसको डिजीज को ठीक किया। एक्टिव थेरेपी में बोथ पेशेंट एंड थेरेपिस्ट इन्वॉल्व इन ट्रीटमेंट, है ना। या होलिस्टिक अप्रोच में क्या किया? अपने स्टूडेंट को हैप्पी फील करवाना चालू किया, उनको अच्छा जो लगे वो करवाया, रिलैक्सेशन दिया, योग निद्रा दिया। एक्टिव थेरेपी में दोनों को, पेशेंट और थेरेपिस्ट जो है वो साथ में काम करते हैं। जैसे वो पेशेंट हाथ पैर हिला ही नहीं सकता है, जैसे फिजियोथेरेपी वाला आता है ना, हाथ पैर हिला के देता है कि ऐसे ऐसे करो, ये करो, वो करो, तो वैसे योगा थेरेपिस्ट भी पेशेंट के पास जाएंगे, है ना, उनसे करवा के लेंगे, चलो ये वमन धोती करो, मैंने जैसा किया वैसे करो। या फिर उसके हाथ पैर को हिलाने में हेल्प करना कि ये करो, है ना, ऊपर नीचे करो पैर को, हाथ को हिलाओ, ये करो, ताड़ासन करो, तिर्यक ताड़ासन करो। तो दोनों एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। प्रिएंटिव, क्योरिटी एंड सूदनिंग और पैलेटिव। प्रिएंटिव होना मतलब इसका प्रिवेंटिव, मतलब बीमारी होने से पहले करेंगे तो बीमार नहीं होंगे, वो प्रिएंटिव हुआ। क्यूरेटिव मतलब कि बीमारी हो गई है, अब उसको क्योर करने के लिए कर रहे हैं। पैलेटिव मतलब सूदनिंग, बहुत अच्छा लगना, सुख लगना, आनंद लगना, उसके लिए भी करते हैं। बहुत सारे लोग को बीमारी नहीं होती है फिर भी योगा करने आते हैं ना, बिकॉज दे लाइक इट, है ना, दे फील गुड आफ्टर डूइंग योगा। तो अच्छा लगने के लिए भी बहुत सारे लोग करते हैं। लाइफस्टाइल प्रमोट्स बीइंग योगिक rather देन जस्ट प्रैक्टिसिंग योगा। और अगर आप, है ना, लाइफस्टाइल में योगा को लाते हो, है ना, तो आपको, है ना, योगिक लाइफस्टाइल फॉलो करने से क्या होता है? आप ज्यादा, आपको अच्छा लगने लगता है। सिर्फ आप प्रैक्टिस करने के लिए नहीं करते हो, फिर आप क्या करते हो कि योगा को, है ना, अपने लाइफस्टाइल में लाते हो। जैसे योगा की जो फिलॉसफी है उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हो। लाइफ में अप्लाई करने के लिए जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा पढ़ा है क्या ये वाला सूत्र में, है ना। हाँ, तो योग सूत्र में आपने मैत्री करुणा पढ़ा है। तो आप क्या करते हो अभी मैत्री करुणा को, कि जब, है ना, आपका ऐसे कोई आता है जो आपको पसंद नहीं है, आपने योग सूत्र पढ़ा है मैत्री करुणा वाला, जो सुखी है उसके साथ फ्रेंडशिप करो, जो दुखी है उसके साथ करुणा का भाव लाओ, ना? तो आप क्या करोगे उनको फिर, जो चीज पसंद नहीं है उसकी उपेक्षा करोगे।
तो आपने क्या किया, ये अपने लाइफस्टाइल में लाया, लाइफस्टाइल में लाने की वजह से आपके मन में शांति हो गई, मन में शांति हो गई जिसकी वजह से यू आर हैप्पी, टेंशन ही खत्म। ओके, कॉस्ट इफेक्टिव एंड लेस साइड इफेक्टिव डन अंडर प्रॉपर सुपरविजन, है ना। इसमें पैसा भी कम लगता है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट देखो कितना ज्यादा है ना। इसमें कम पैसा लगता है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है अगर आप अच्छे से करोगे, अच्छे योगा ना सुपरविजन में, अच्छे टीचर के सुपरविजन में। गोल्स डिफाइन बिफोर स्टार्ट ऑफ थेरेपी। जब आप थेरेपी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या ट्रीट करना है, आपको पहले से पता होता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन लिमिटेशन भी आपको मालूम रहता है कि मुझे क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है। मुझे 1 मिनट देना, आप ये लिख लो तब तक। ओके, अब हिस्ट्री ऑफ योगा थेरेपी, कितना पुराना है योगा थेरेपी। पहले भी रहा होगा डेफिनेटली, हमारे पूर्वजों ने, जिन लोगों ने योगा निकाला उन सबको था, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड है हम उसके हिसाब से जा रहे हैं कि योगा थेरेपी स्टार्ट कब से हुआ, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है। तो है ना, कृष्णामाचार्य जो गुरुजी हैं ना, जिनको फादर्स ऑफ मॉडर्न योगा कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले बाय रिकॉर्ड योगा थेरेपी स्टार्ट किया, मतलब योगा से लोगों को ठीक करना शुरू किया और उन्होंने उसके रिकॉर्ड भी रखे। उसके बाद स्वामी कुवलयानंद जी ने बहुत सारे रिसर्च किए योगा के ऊपर कि कौन सा योगा करने से क्या बीमारी दूर हो सकती है, और प्रॉपर उन्होंने रिसर्च को पब्लिश भी किया। और यूएस में है ना डीन ऑर्निश है, 1990 में उन्होंने है ना हार्ट डिजीज के ऊपर, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम थी, योगा करा के उनको ठीक कर दिया, ये रिसर्च उन्होंने किया था। तो ये भी एक बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया था। और यश व्यास अपना जो है स्वामी विवेकानंद अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में जो है, वहां पे भी सब रिसर्च होते रहते हैं, और कि ये योगा आसन करके क्या फायदा होगा, ओमकार करके क्या फायदा होगा, अगर मेंटली रिटार्डेड वाले ओमकार चैंटिंग करेंगे तो क्या फायदा होगा, ऐसे हर एक डिजीज के ऊपर वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। ओके, और हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है ना, वो भी योगा के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। कैवल्य धाम में रिसर्च होता रहता है, बिहार स्कूल ऑफ योगा में रिसर्च होता रहता है ना। तो ये सब जगह पे योगा थेरेपी के ऊपर रिसर्च होता है कि योगा आसन करके, योगा की फिलोसफी पढ़ के, है ना, हठ योगा पढ़ के या पतंजलि योगा पढ़ के, भगवत गीता पढ़ के, है ना, आसन अष्टांग योगा करके कितने लोगों को क्या बीमारी ठीक हो सकती है, ये सब। आगे बढ़ूं? अगर आप लोग लिख रहे तो बताइए मुझे। यहाँ तक क्लियर है ना सुवर्णा जी, प्रशांत जी? ओके, हेलो मैडम। हाँ बताइए। वो NIMHANS का लॉन्ग फॉर्म क्या है मैम? यही वाला यहाँ लिखा है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लास्ट मेंटल वाला। हेल्थ, न्यूरो साइंस है। अच्छा। कैवल्य धाम, ये BSY, हम्म। बिहार स्कूल ऑफ योगा। ओके मैम।
ओके। अब आप ट्रीटमेंट करोगे कैसे, है ना? ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग? सबसे पहले तो कल्टीवेटिंग ऑफ पॉजिटिव हेल्थ थ्रू फॉलोइंग इंटीग्रेटेड स्टेप्स, ये चीजें करके हम उनको ट्रीट करते हैं। पहला है क्रिया, षट क्रिया करके। षट क्रिया करके क्या होगा? आपका क्लीनिंग होगा, इंटरनल क्लीनिंग होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, और आपके जितने भी बॉडी में से टॉक्सिन से बाहर निकलेंगे, है ना? टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, मन से भी जितने टॉक्सिन्स है, बुरे विचार है, वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो मेंटल फिजिकल दोनों का टॉक्सिन हो जाता है। जैसे वमन धोती करते हो, तो वमन धोती करके क्या करते हो? वमन धोती में आप बाहर निकालते हो, वमन करते हो, तो उससे ना मेंटल कैसे प्यूरिफिकेशन होता है? आपने देखा है बहुत सारे लोग वमन धोती करते हैं, लेकिन पानी है ना 2 लीटर पानी पी लेते हैं। आज ही मैंने सुबह वमन धोती करवाया, नए टीचर्स ट्रेनिंग स्टूडेंट थे उन सबको, उसमें से 1 या 2 लोग ऐसे थे, बोले मैडम 2 लीटर पानी पी लिया, पानी निकल ही नहीं रहा है। अभी आप बताओ, मैं तो 1 लीटर पी तो निकलता है, आपने भी किया होगा ना प्रशांत जी, सुवर्णा जी? कितना पानी पीते हो तो पानी निकलने लगता है ना? 1 लीटर में भी निकलने लगता है, लेकिन उसने ना 2 लीटर पी लिया, 2 लीटर से 2.5 लीटर तक पी लिया, पानी निकल नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? 2 चीज हो सकता है, या तो उसकी बॉडी में पानी की, बॉडी ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, है ना? दूसरा ये हो सकता है कि आपके अंदर लेट गो करने की फीलिंग नहीं है, जो अंदर है मैं उसको बाहर छोड़ दूं, वो मेंटली यू आर नॉट रेडी टू लीव दैट थिंग। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो हर चीज को ऐसे पकड़ के रखते हैं, उसने मुझे ये बोला था, वो पकड़ के रखा, बचपन में जो हुआ था आज भी पकड़ के रखा, 10 साल पहले हुआ था आज भी पकड़ के रखा उसको, यहाँ से वो नहीं निकाल पाते। उसकी वजह से वमन धोती में उनके अंदर आ ही नहीं रहा टेंडेंसी लीव निकालने के लिए। और जिस दिन से वो वमन करना चालू करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो उस दिन से लेट गो करना चालू करोगे। लेट गो मालूम है क्या? जाने दो ना, छोड़ दो ना। अगर वमन धोती जो अच्छा करता है ना, उसके अंदर ये फीलिंग अपने आप, वो टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से षट क्रिया हमारे शरीर को तो प्यूरिफाई करता है, मन को भी प्यूरिफाई कर देता है ना? बहुत सारी चीजें, उसकी वजह से टेंशन एंजाइटी दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्लियर है यहाँ पे? नाउ आसना एंड प्राणायाम से क्या होगा? रिकंडीशनिंग ऑफ न्यूरोमस्कुलर एंड न्यूरो ग्लैंडुलर सिस्टम। अब हमारे जितने मसल्स है, जितने हमारी ग्लैंड्स है, ग्लैंड से क्या होता है? हार्मोन्स रिलीज होता है। मसल से क्या होता है? हमारे बॉडी में पेन आता है या कुछ ना डिस्कम्फर्ट आता है। अगर आप आसन करोगे, प्राणायाम करोगे, तो क्या होगा? हमारे ग्लैंड्स बराबर फंक्शन करेंगे, हार्मोन्स बराबर रिलीज होंगे, और हमारे मसल्स अच्छे से काम करेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। मसल लूज हो जाएंगे तो क्या होगा? पेट के मसल लूज हो जाएंगे तो क्या होगा? हर्निया आता है ना, हर्निया। हर्निया क्यों होता है मालूम है आपको? नाम सुना है हर्निया का? सख्त सख्त बना होता क्यों होता है वो? है। पेट में जो मसल्स है वो सख्त होती है थोड़ी सी। हाँ, सख्त होती है, लूज हो जाती है। जैसे कि अभी हर्निया के लिए मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे ना आप है ना, आप सब्जी लेने के लिए मार्केट में गए थे, लेकिन आप है ना अपना जो सब्जी का जो झोला था कपड़े वाला, वो ले जाना भूल गए, ठीक है? तो सब्जी वाले ने क्या किया, एक पॉलीथीन दे दिया आपको। आपके पास बहुत सारी सब्जियां थी, उसने पॉलीथीन में सब डाल के दे दिया, है ना? और सब्जी लाते हुए ना, लेकिन वो पॉलीथीन था ना, तो उसमें सब्जी क्योंकि ज्यादा थी, तो एक आध सब्जी ऐसे कॉर्नर वाली होती है ना, पॉइंट वाली, जो है ना लंबा कुछ रहेगा, वो थैली में ऐसे होल करके बाहर निकल जाती है, छोटा सा फट जाता है। देखा है ऐसा, है ना? हर्निया भी ऐसे होता है कि आपके पेट में या आपके ऑर्गन में बहुत प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक ऑर्गन, आपकी कोई एक हड्डी, आपका कोई एक ऑर्गन, आपकी कोई एक अंग बाहर निकल जाता है। अपना जो उनका दायरा है ना स्किन का, या जो लेयर है मसल के, उससे बाहर निकल जाते हैं, है ना? वही हर्निया होता है।
कि आपका या तो वो मसल टाइट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, होल्ड करने के लिए लेयर बराबर नहीं है, स्ट्रांग नहीं कि सब मसल को पकड़ के रखे इधर उधर हिलने मत दे, या तो बहुत ज्यादा हो जाता है उसकी वजह से, है ना। तो मसल को भी टाइट रखना, स्ट्रांग रखना। जैसे प्रोलैप्स यूटेरस हो जाता है, प्रोलैप्स यूटेरस मतलब जो गर्भाशय है वो नीचे आ जाता है। प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी लेडीज होती है ना, गर्भाशय नीचे आ जाता है। गर्भाशय क्यों नीचे आया? क्योंकि उनका जो स्टमक मसल था ना बहुत वीक था, कि वैसे गर्भाशय को उसको होल्ड करके रख ही नहीं पाया। बहुत सारे लोग को यूरिन की प्रॉब्लम होती है, यूरिन रोक नहीं पाते। बुढ़ापे में ज्यादातर ऐसे होने लगता है ना, यूरिन रोक नहीं पाते, यूरिन होने लगता है तो उनको डायपर वगैरह पहना के रखते हैं बुढ़े लोग, सुना है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका जो इंटेस्टाइन पार्ट है ना, वो जो स्टमक का जो मसल्स है, ऑर्गन है, वो इतने लूज हो गए ना कि अभी कंट्रोल ही नहीं होता है। मशीन जैसे आपके घर में नल होता है, नल टाइट होता है तो बराबर बंद हो गया, नो लीकेज, लेकिन वो लूज हो गया, कंट्रोल नहीं है तो वो फ्री हो जाता है, कंट्रोल नहीं है, वैसा हो जाता है, काम करना बंद कर दिया क्योंकि लूज हो गया पूरा, है ना। समझ में आ रहा है ना, एकदम कनेक्टेड। हाँ, नाउ प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब विड्रॉल ऑफ योर सेंस ऑर्गन, है ना। करेक्ट फिजियोलॉजिकल एटीट्यूड, पॉजिटिविटी। प्रत्याहार का प्रत्याहार क्या है मालूम है आपको? बताइए प्रत्याहार क्या है? अपने इंद्रियों का जो आहार है, हाँ, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, इंद्रियों के आहार को नियंत्रण में रखा, प्रति करना। इंद्रियों का जो आहार है उसको प्रति कर दो। जो बाहर, आंख की इंद्रिया जो बाहर देख रही है ना, उसको बोलो अंदर देखने के लिए, उल्टा कर दो। कान की इंद्रिया जो बाहर सुन रही है ना, सब बाहर का, उसको अंदर कर दो, वही प्रत्याहार है। और प्रत्याहार कर दिया, अगर अंदर क्या चल रहा है वो देखा, अंदर क्या चल रहा है वो सुना, ऐसे ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी आने लगती है ना। बिकॉज वी बिकम इंट्रोवर्ट, वी बिकम व्हाट वी आर, उसको ज्यादा देखते ना कि दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। ऐसे ही मन में शांति, पॉजिटिविटी आ जाती है। ओके, सो प्रत्याहार करना। एंड रिलैक्सिंग इफेक्ट ऑन बॉडी एंड माइंड। धारणा, ध्यान, समाधि करना, है ना। आई इमोशनल कल्चरिंग, मंत्र चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, ना चैंटिंग करवाएंगे, प्रेयर करवाएंगे, तो उससे क्या होता है कि हमारी भावनात्मक जो है ना, इमोशनल जो ना हमें स्ट्रांग बनाता है वो। ठीक है, आगे बढ़ूं? लास्ट क्या बोले मैम? हाँ, ये इमोशनल कल्चरिंग मतलब हमारे भावनात्मक स्ट्रेंथ को बढ़ाना, भावनात्मक रूप से हमें स्ट्रांग करना या कल्चर करना, उसको नरिश करना। भावना को नरिश करना, क्या? मजबूती देना, हाँ, भावना स्थैर्यता प्राप्त करते हैं। बराबर। तो वो कैसे होगा? प्रेयर से होगा, चैंटिंग से होगा। जी, नाउ क्वालिटीज ऑफ गुड योगा। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्वालिफाइड पहले तो होना चाहिए वो, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, है ना। ये क्लियर है ना? इसमें हिंदी के शब्द की जरूरत नहीं है ना, सब समझ में आ रहा है ना? जी, और रेगुलर प्रैक्टिशनर होना चाहिए ना, पेशेंट फ्रेंडली होना चाहिए, पेशेंट को अच्छी तरह से आप है ना उसको ट्रीट कर सको, है ना, उसके साथ अच्छा बर्ताव कर सको, उसकी बात को अच्छे से समझ सको। अ गुड लिसनर एंड गुड कम्युनिकेटर, नॉन जजमेंटल, है ना, जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि इसको ये प्रॉब्लम है, जरूर इसका
कि लाइफस्टाइल ऐसे ही होगी, लगता है ये बहुत ऐसा करती है ना, बहुत दारू पीते होंगे, बहुत ये करते होंगे, बहुत फास्ट फूड खाते होंगे, इसलिए ऐसा हुआ इनका। जज नहीं करना। और गुड कम्युनिकेटर, अच्छी तरह से बातचीत करने वाला है ना, कि आपको बात करके उनको अच्छा लगे आपसे। गुड लिसनर, अच्छी तरह से ध्यान से सुनो उनकी बात को, कहना क्या चाहते हैं, बाद में आपका जो है वो बताओ उनको। आइडियल काउंसलर है ना, उनकी अच्छे से काउंसलिंग करो, है ना, कि ताकि उनको अच्छा लगे, उनको समझ में आए, उनको अच्छा फील लगे कि हाँ मैं सही व्यक्ति के पास आई हूँ जो मेरा इलाज कर सकते हैं। जो फ्लेक्सिबल हो, इजिली अप्रोचेबल हो, है ना, आप आपसे आराम से वो आके अपनी बात को रख सके, ऐसा भी होना चाहिए। डेडिकेटेड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, अपने काम के प्रति कमिटेड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि मैं ये जो सिखा रहा हूँ ना, उससे इसका रोग दूर हो जाएगा, ऐसा आपको खुद फेथ होना चाहिए। योगा से मैं उसको ठीक कर पाऊंगी, ऐसा आपको विश्वास होना चाहिए। और है ना, गूगल पे जाके अगर आप ये लिखोगे ना 25 एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ योगा थेरेपिस्ट, है ना, जोसेफ ने लिखा है गूगल पे, वहां से भी 25 क्वालिटीज आप ले सकते हो। ठीक है, तो गूगल कर लेना आप, ये नाम लिख के ये टाइप करोगे ना, उधर आ जाएगा 25 क्वालिटीज। आपको एग्जाम में लिखने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा। नाउ लिमिटेशन क्या है? स्लो एंड सब्जेक्टिव। हेडेक हो रहा है, योगा किया तो तुरंत दूर हो जाएगा क्या? नहीं। मेडिसिन लिया दूर हो जाएगा ना। बुखार है, मेडिसिन लिया 2 घंटे में, आधे घंटे में फीवर कम। लेकिन योगा से ऐसा होगा क्या? तुरंत ऐसा नहीं होगा, स्लो है ना। अनलिमिटेड इन एक्यूट एंड इमरजेंसी कंडीशन। अगर आपको इमरजेंसी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें योगा काम आएगा क्या? नहीं आएगा, हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ पेशेंट रिक्वायर्ड। अभी अगर पेशेंट को विश्वास ही नहीं है योगा पे, और वो आप जो बोल रहे हो वो कर ही नहीं रहा है, उसको फॉलो ही नहीं करता है, तो उसको फायदा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में क्या है, उसको दवाई दिया, दवाई के बाद उसको फायदा करना ही करना, कोई भी रहे ना, असर आएगा ही। इसमें ऐसा नहीं, इसमें कैसा है कि जो आप जिसका इलाज कर रहे हो, आप तो बराबर सिखा रहे हो, लेकिन वो करने वाला भी ठीक से होना चाहिए ना, है ना, ये भी इसका लिमिटेशन है। चलेगा, ठीक है, आज हम लोग है ना यहाँ पे स्टॉप करते हैं। पीपीटी नंबर 10 लिखेंगे, पीपीटी 10 कंप्लीटेड। पीपीटी नंबर 10 ना मैडम? हाँ 10 है ना। अभी आपको कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है तो बताइए। अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। जी मैम। है ना, तो इसमें जो जो डिजीज दिया है ना, आपके सिलेबस में दिया है ना, हाइपरटेंशन है, अस्थमा का है ना, आपको मालूम है ना, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के लाइए, तो और इंटरेस्टिंग लगेगा करने के लिए फिर टॉपिक को, है ना। आपने एनाटॉमी हेलो में किया? हाँ सुवर्णा जी। मैडम, आप जो सिखा रहे हो वो समझ में आ रहा है, लेकिन आप नोट्स हिंदी में देंगे या इंग्लिश में मैडम? मेरे पास ये पीपीटी ही रहेगा, मैं तो ये पीपीटी देने वाली हूँ। और योगा थेरेपी के लिए ना, बालाजी सर के पास, राम सर के पास किताब है मराठी में, वो आपको शेयर कर देंगे। ओके, लेकिन आप पॉइंटर लिखो ना, ये वाला इतना पॉइंट बना के लिखा, मैं हिंदी में टाइपिंग समझ में मुझे आ रहा नहीं है, वो आता है। समझ में आता है हाँ पढ़ने वैसे ही के बाद लिखो भी। एग्जाम में। अभी आप पढ़ो, हाँ आ रहा है ना, तो वैसा ही लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, एग्जाम में। लेकिन कैसा है कि हिंदी में टाइपिंग करने में मुझे डिफिकल्टी आती है,
इसलिए मैं इंग्लिश में पीपीटी बनाती हूँ, पर समझाने के लिए तो सब समझ में आ रहा है तो अच्छा है। और उसके ऊपर योगा थेरेपी की किताब ले लोगे, राम सर या बालाजी सर बताएंगे, ऑनलाइन भी आपको योगा थेरेपी की बहुत सारी बुक मिल जाएगी। केवल धाम हाँ। की, बिहार स्कूल ऑफ योगा है ना, इन सब के पास है किताबें, आप वहां से बात कर लो। और राम सर ने बताया था कि उनके पास मराठी में है किताबें योगा थेरेपी के ऊपर, लेकिन अलग अलग रहेगा। जैसे कि हाइपरटेंशन, ये सब तो कैसे, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज जो टॉपिक कवर किया ना, वो आपको 4-5 किताब पढ़ोगे तब जाके मिलेगा। लेकिन हाँ। इसके बाद जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन के लिए आपको अलग किताब पढ़ना पड़ेगा, अस्थमा के लिए अलग किताब पढ़ना पड़ेगा, डायबिटीज के लिए अलग किताब पढ़ना पड़ेगा। तो एक एक रोग के लिए एक एक किताब है, इतना किताब कहाँ पढ़ने जाओगे आप, है ना। इससे अच्छा ये पीपीटी में से जो इम्पोर्टेंट है उतना लिखो एग्जाम में, बस हो गया, समझ के ले लो। यही नोट्स देने वाले हैं ना अभी जो आपने? हाँ, मैं आपको यही नोट्स पीपीटी भेज दूंगी मैं। ओके मैम। ठीक है, तो आज मुझे ना थोड़ा सा